क्या कारण है कि लखुजीराव जाधव ने मालोजी राजे को शिलेदार के पद से हटा दिया और राज्य छोड़ने का आदेश दिया? आखिर क्यों लखुजीराव जाधव मालोजी राजे से अप्रसन्न हो गए? कौन सी घटना ने उनके रिश्तों में दरार डाल दी? और फिर वही मालोजी राजे जिन्होंने अपनी वीरता और काबिलियत से निजामशाही दरबार में ऊंचा पद और सम्मान प्राप्त किया। आज हम सुनेंगे मालोजी राजे भोसले की वो अनसुनी कहानी जिसने इतिहास में वीरता, संघर्ष और आत्मसम्मान की अनोखी मिसाल पेश की। नमस्कार, मेरा नाम है आरजे बीना और आज हम बात करेंगे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी मालोजी राजे भोसले के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मालोजी राजे भोसले मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले महान व्यक्तियों में से एक थे। वे शिवाजी महाराज के दादाजी और शाहजी भोसले के पिता थे। उनका जन्म 1552 के आसपास माना जाता है। भोसले परिवार उस समय एक सामान्य मराठा परिवार था जो पुणे और सोलापुर के आसपास के इलाकों में खेती करते थे और स्थानीय राजाओं की सेवा में रहते थे। मालोजी बचपन से ही साहसी और दूरदर्शी थे। उन्होंने निजामशाही दरबार में सैनिक के रूप में अपनी सेवा शुरू की। अपनी बहादुरी, निष्ठा और रणनीति के कारण उन्होंने जल्दी ही दरबार में ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। मालोजी भोसले का शरीर बलशाली और विशालकाय था। उनकी कदकाठी इतनी प्रभावशाली थी कि कुछ ही घोड़े लंबे समय तक उनकी सवारी सहन कर पाते थे। इस अद्वितीय क्षमता के कारण उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी और रक्षा के लिए चुना गया। अपनी कुशलता, अदम्य साहस और अद्भुत प्रतिभा के चलते उन्होंने शीघ्र ही जाधवराव का विश्वास अर्जित कर लिया। जाधवराव, जो निजामशाही दरबार में एक प्रतिष्ठित सरदार थे, ने मालोजी की निष्ठा और उनके अद्भुत गुणों से प्रभावित होकर उन्हें निजाम शाह मुर्तजा शाह के दरबार में सिफारिश के साथ प्रस्तुत किया। मालोजी की सत्यनिष्ठा, सम्मान प्रियता और असाधारण नेतृत्व क्षमता ने निजाम शाह को भी प्रभावित किया और उन्होंने मालोजी को अपनी सेना में एक महत्वपूर्ण पद शिलेदार के रूप में नियुक्त किया। शिलेदार वह वीर होता था जिसके पास अपनी स्वयं की घोड़ी और हथियार होते थे और जो युद्ध भूमि में अपनी बहादुरी से अहम भूमिका निभाता था। मालोजी ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता और धैर्य का परिचय दिया। वे न केवल मराठा सेना का गौरव बने बल्कि जाधवराव के प्रति अपनी वफादारी भी निभाते रहे। जल्द ही मालोजी ने निजामशाही की ओर से अपनी घुड़सवार और पैदल सेनाओं के साथ कई युद्धों में भाग लिया और अपनी क्षमता का लोहा मनवाया। उनके साहस, निष्ठा और असाधारण नेतृत्व ने उन्हें मराठा इतिहास में एक अनूठा स्थान दिलाया, जिसने आगे चलकर उनके वंशजों के महान गौरव का मार्ग प्रशस्त किया। मालोजी भोसले का विवाह फलटन के देशमुख जगपालराव निंबालकर की बहन दीपाबाई के साथ हुआ था। यह विवाह उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। सुल्तान की सेना में शामिल होने के बाद मालोजी की प्रगति तेजी से हुई और उनका प्रभाव बढ़ता गया। उनके भाई विठोजी भी शिलेदार के पद पर पदोन्नत हो गए थे। विठोजी के 8 पुत्र थे, लेकिन मालोजी और दीपाबाई के घर में अभी तक संतान का सुख नहीं था। यह दीपाबाई के लिए अत्यंत दुख का कारण था और उनके हृदय में एक गहरी वेदना बनी रहती थी। हिंदू परंपराओं के अनुसार यह धर्मनिष्ठ दंपत्ति संतान प्राप्ति की कामना से देवताओं से लगातार प्रार्थना करते रहे। वे मंदिरों में दर्शन करते, व्रत रखते और कई धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते ताकि उनके घर में संतान का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इस इच्छा की पूर्ति के लिए मालोजी ने नगर की एक प्रसिद्ध दरगाह पीर शाह शरीफ पर व्रत लिया। उन्होंने हर गुरुवार को वहां जाकर फकीरों को दान देना और भिक्षा वितरित करना शुरू किया। यह नियम मालोजी ने पूरे 6 महीने तक पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाया। आखिरकार उनकी तपस्या सफल हुई। दीपाबाई की गोद हरी हुई और 1594 ईस्वी में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। इस संतान को उन्होंने पीर की कृपा का प्रतिफल माना और उसका नाम शाहजी रखा, जो कि पीर शाह शरीफ के नाम से प्रेरित था। कुछ समय बाद उनके आंगन में एक और पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने शरीफ जी रखा। इस प्रकार मालोजी और दीपाबाई के जीवन में संतान प्राप्ति का यह अद्भुत प्रसंग
उनकी आस्था, तपस्या और दृढ़ विश्वास का प्रतीक बन गया। शाहजी भोसले एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक थे। उसकी चंचल हरकतें, मधुर बाल सुलभ बातें और गहन बुद्धिमत्ता सभी पर गहरा प्रभाव डालती थीं। उसके व्यवहार, चाल ढाल और आवाज में एक विशेष आकर्षण था। लखूजी राव जाधव, जो एक प्रतिष्ठित और सम्मानित सरदार थे, शाहजी भोसले के प्रति गहन स्नेह रखते थे। वे अक्सर शाहजी को अपने घर बुलाते, उसे सुंदर कढ़ाईदार वस्त्र पहनाते और उसकी बाल सुलभ इच्छाओं को पूरी श्रद्धा और प्रेम से पूरा करते। अब लखूजी राव जाधव की एकमात्र पुत्री थी, जो 2-3 वर्ष की थी। शाहजी भोसले और वह बालिका घंटों साथ खेलते और ऊधम मचाते। इस प्रकार दोनों साथ साथ बड़े हुए, जैसे झूले में झूलते हुए दो साथी। शाहजी भोसले जब लगभग 5 वर्ष के हुए, तब एक बार ऐसा हुआ कि लखूजी राव जाधव हिंदू पर्व होली मना रहे थे। रंग पंचमी के दिन उन्होंने अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों को अपने घर आमंत्रित किया था। मान्यवर मालोजी भोसले भी अपने पुत्र शाहजी भोसले के साथ इस सामाजिक उत्सव में शामिल हुए। जाधव राव ने शाहजी को अपने पास बुलाया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तभी उनकी बेटी जीजा दौड़ती हुई घर के भीतर से आई और अपने पिता की दूसरी गोद में बैठ गई। दोनों बच्चे इतने सुंदर और लगभग समान आयु के थे कि यह बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं थी कि जाधव ने हंसी में जीजा से पूछा कि क्या वह इस लड़के को अपने पति के रूप में स्वीकार करेगी। फिर उन्होंने सभा की ओर देखकर कहा, ये दोनों तो एकदम उपयुक्त जोड़ी हैं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, बच्चों ने पास रखी थाली से गुलाल की मुट्ठी भरकर एक दूसरे पर फेंकना शुरू कर दिया। वहां उपस्थित सभी लोग इस बाल सुलभ हंसी खेल को देखकर खूब हंसे और बोले, वाकई ये एक सुंदर जोड़ी है। यह देखकर मालोजी और विठोजी खड़े हो गए और बोले, सुनो सज्जनों, आज से जाधव राव और हम रिश्तेदार हो गए हैं। जीजा अब हमारी बहू हुई। आपने अभी अभी सुना कि जाधव राव साहेब ने क्या कहा। उन्होंने जो निर्णय लिया है वह कोई साधारण बात नहीं है। महान पुरुष जब किसी सार्वजनिक सभा में कोई घोषणा करते हैं तो वे उस पर अडिग रहते हैं। यही मर्यादा और प्रतिष्ठा का मार्ग है। यह कहते हुए मालोजी और विठोजी ने उपस्थित सभी लोगों को इस घटना के साक्षी के रूप में संबोधित किया और फिर सम्मान पूर्वक बैठ गए। सभा में उपस्थित सभी लोग इस बात पर सहमत हुए, लेकिन जाधव राव साहेब इस घटनाक्रम से आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उनके हंसी मजाक में कहे गए शब्दों को इस प्रकार गंभीरता से लिया जाएगा। फिर भी उन्होंने तत्काल कोई प्रतिकार नहीं किया। अगले दिन जाधव राव ने अपने मित्रों को भोज पर आमंत्रित किया। मालोजी को भी आमंत्रण भेजा गया, लेकिन मालोजी ने बहुत ही आदरपूर्वक उत्तर दिया, अब तो हम एक दूसरे के आत्मीय संबंधी बनने जा रहे हैं। हमारे बच्चों का विवाह संपन्न होने के बाद ही हम एक दूसरे के साथ आनंदपूर्वक भोज करेंगे। उससे पहले हमारा भोज करना उचित नहीं होगा। कृपया हमें तब तक आमंत्रित न करें। जब जाधव राव की पत्नी महालसा बाई को इस पूरे घटनाक्रम का पता चला तो वह अत्यंत अप्रसन्न हुई। उन्होंने इस बात को अत्यंत अनुचित माना कि एक साधारण शिलेदार मालोजी, जो जाधव राव के आश्रित हैं, उनके समान कुल और प्रतिष्ठा वाले परिवार के साथ विवाह संबंध की अपेक्षा कर रहा है। उनके विचार में यह अभिमान और दुस्साहस की पराकाष्ठा थी। महालसा बाई ने अपने पति से तीव्र स्वर में कहा, आपने सभा में ऐसे शब्द कहकर बहुत बड़ी भूल की, और फिर जब मालोजी ने खड़े होकर वह बात कही तब भी आपने उसका खंडन नहीं किया। यह तो और भी बड़ी भूल थी। मालोजी हमारे आश्रित हैं। भला यह कैसे संभव है कि हम अपने कुल की बेटी का विवाह एक शिलेदार के घर कर दें, जब हमारे समकक्ष महादिक, शिर्के, निम्बालकर जैसे प्रतिष्ठित परिवारों के योग्य युवकों का प्रस्ताव उपलब्ध है, तो हम इतनी निम्न कुल में संबंध क्यों करें? समाज में हमारी क्या प्रतिष्ठा रहेगी? लोग क्या कहेंगे? महालसा बाई का रोष शांत करने के लिए जाधव राव ने उन्हें समझाया, मैंने तो वह बात हंसी मजाक में कही थी। मेरा कोई ऐसा अभिप्राय नहीं था। मैं इस विषय में कोई बाध्यता स्वीकार नहीं करता। इसके बाद जाधव राव ने मालोजी को एक स्पष्ट संदेश भिजवाया, विवाह संबंध की इस चर्चा को यहीं समाप्त कर दें। हमारे परिवार के लोग इस विषय में सहमत नहीं हैं। जो मैंने सभा में कहा था
वह केवल एक मजाक था, कोई गंभीर घोषणा नहीं थी। कृपया इसे अन्यथा न लें और हमारे भोज के निमंत्रण को स्वीकार करें। भविष्य की बातें तो ईश्वर ही जानता है। मालोजी ने इस संदेश के उत्तर में सम्मानजनक किंतु दृढ़ स्वर में कहा, जब इतने प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में एक बात सार्वजनिक रूप से कही गई हो तो भला वह असत्य और शून्य कैसे मानी जा सकती है। हम तो आपके कुल के साथ संबंध का दावा करते हैं। मालोजी के इस उत्तर पर जाधवराव साहेब अत्यंत अप्रसन्न हुए। भोज समाप्त होने के पश्चात जाधवराव साहेब ने अपने दीवान लेखपाल को बुलाया और आदेश दिया कि मालोजी और विठोजी के समस्त खाते तैयार किए जाएं, उनके बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाए और साथ ही उन्हें उनकी सेवाओं से मुक्त कर दिया जाए। इसके साथ ही स्पष्ट रूप से यह भी निर्देश दिया गया कि वे तुरंत उनका क्षेत्र छोड़ दें, अपने परिवार और सामान्य सहित। इस प्रकार उन दोनों भाइयों को, जिन्होंने अपनी योग्यता, पराक्रम और निष्ठा से उच्च पद प्राप्त किए थे, अब वह प्रतिष्ठा छोड़नी पड़ी। उन्हें अपने पूर्वजों की भूमि वैरुल लौटना पड़ा और एक बार फिर से खेती किसानी के अपने पारिवारिक व्यवसाय में लगना पड़ा। यह अपमान मालोजी भोसले के आत्मसम्मान को गहरे आहत करने वाला था। उनका हृदय विद्रोह कर उठा, क्योंकि उन्हें भली भांति अनुभव हुआ कि जाधवराव ने उन्हें मात्र इसलिए तिरस्कार और अपमान का पात्र समझा क्योंकि वे उनके अधीन कार्यरत थे और न उनके पास पर्याप्त धन दौलत थी, न ही उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा। यही अपमान मालोजी के मन में एक दृढ़ संकल्प बनकर बस गया, अपना खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त करना। अब उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही बन गया और उन्होंने अपने दिन रात इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए समर्पित कर दिए। मालोजी भोसले जैसे आत्माभिमानी और स्वाभिमानी पुरुष के लिए यह अपमान मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक था। वे इसे केवल एक साधारण मजाक नहीं मानते थे, बल्कि जाधवराव द्वारा अपनी सभा में सार्वजनिक रूप से की गई सगाई की घोषणा का अपमानजनक खंडन मानते थे। वह भी उन समस्त प्रमुख सरदारों और प्रतिष्ठित लोगों की उपस्थिति में जो मराठा समाज की गौरवशाली अभिजात्य परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। यह अपमान उनके हृदय में गहरे तक ढंस गया था और उन्हें रात दिन बेचैन किए रहता था। इसी व्यथित और बेचैन मनोदशा में एक रात्रि मालोजी और विठोजी दोनों भाई अपने खेतों की रखवाली के लिए निकले। उस समय माघ पूर्णिमा की रात थी और चंद्रमा अपनी संपूर्ण आभा बिखेर रहा था। दोनों भाई बारी बारी से रखवाली कर रहे थे। पहले विठोजी सो गए और मालोजी अकेले खेतों की रखवाली कर रहे थे। जहां वे बैठे थे वहां एक चींटी का टीला, वहां का प्रसिद्ध विघ्नहर्ता देवस्थान था। कुछ समय बाद मालोजी ने देखा कि उस टीले से एक चमकदार दिव्य स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित भुजा प्रकट हुई, मानो स्वयं भवानी माता की कृपामयी हस्त हो। वह हाथ उन्हें आशीर्वाद की मुद्रा में संकेत कर रहा था और फिर एक दो बार संकेत कर अदृश्य हो गया। मालोजी यह अद्भुत दृश्य देखकर हतप्रभ रह गए। उन्होंने तुरंत विठोजी को जगा दिया और उन्हें यह अद्भुत दृश्य बताया। विठोजी ने यह सुनते ही कहा, भैया, यह तो केवल एक भ्रम होगा, और उन्होंने मालोजी को सोने के लिए कहा, स्वयं जागकर रखवाली करने का निश्चय किया। मालोजी भोसले जब सो गए तब उन्होंने एक दिव्य स्वप्न देखा। उन्होंने अनुभव किया कि स्वयं मां भवानी उनके सामने प्रकट हुईं। मां का रूप अत्यंत भव्य और तेजमय था। वे चांदी जैसी उज्ज्वल वस्त्रों से सुशोभित थीं। उनके ललाट पर चंदन और कुमकुम का सुंदर तिलक सुशोभित था और वे अनुपम आभूषणों से अलंकृत थीं। मां भवानी ने स्नेहपूर्वक मालोजी की पीठ पर हाथ फेरा, उन्हें आशीर्वाद दिया और मधुर वाणी में कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, सुनो, मैं स्वयं प्रसन्न होकर तुम पर कृपा कर रही हूँ। ये जो चींटी का टीला है, इसमें वास करने वाला सर्प मेरा ही दिव्य स्वरूप है। उसे प्रणाम करो, लेकिन उसे हानि मत पहुंचाना। ये सर्प अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेगा। तुम उस टीले को खोदो और उसमें से जो सोना और रत्न प्राप्त हो उसे अपने घर ले जाओ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे वंश में सीधे कुल में 27 पीढ़ियों तक राज्य स्थापित होगा। मालोजी जब नींद से जागे तो वे अत्यंत भाव विभोर और रोमांचित थे। उन्होंने यह अद्भुत स्वप्न अपने भाई विठोजी को सुनाया।
दोनों भाइयों ने इस दिव्य आदेश को सत्य मानकर उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। फिर उन्होंने मां भवानी के बताए अनुसार चींटी के टीले को खोदना आरंभ किया। आश्चर्यजनक रूप से उस टीले के भीतर उन्हें अपार मात्रा में सोना और कीमती रत्न प्राप्त हुए। उन्होंने उस संपत्ति को अपने घर के आंगन में एक सुरक्षित स्थान पर गुप्त रूप से रख दिया। इस प्रकार मालोजी भोसले के जीवन में मां भवानी की कृपा से एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ, जो आगे चलकर मराठा साम्राज्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला था। मालोजी भोसले को प्राप्त इस अप्रत्याशित संपत्ति ने उनके जीवन में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया। उन्होंने गांव-गांव यह संदेश फैलाया कि यह धन मां भवानी की विशेष कृपा से प्राप्त हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि मां भवानी ने आशीर्वाद दिया है कि उनके कुल में एक महान और अजेय वीर का जन्म होगा, जो इस भूमि में एक नया युग स्थापित करेगा। अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए मालोजी ने इसे श्रीगोंदे के एक प्रसिद्ध साहूकार शेषव नायक पांडे के पास जमा किया। पांडे के परिवार से उनके पूर्वजों के समय से पारिवारिक संबंध थे। शेषव पांडे की सहायता से मालोजी ने 1000 घोड़े खरीदे और अपने सैन्य दल के लिए बड़ी संख्या में बारगीर और शिलेदार को अपने पक्ष में नियुक्त किया। मालोजी के मन में सदा से धर्म के प्रति गहन श्रद्धा रही थी। इस अकस्मात प्राप्त धन को उन्होंने ईश्वर की कृपा मानकर धर्मार्थ कार्यों में लगाने का संकल्प लिया। उन्होंने उस खेत पर जहां यह खजाना प्राप्त हुआ था, एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया और भूमि को धर्म कार्य के लिए समर्पित कर दिया। सातारा जिले में स्थित शंभू महादेव पर्वत पर चैत्र मास में विशाल धार्मिक मेले का आयोजन होता था, जिसमें हजारों श्रद्धालु एकत्रित होते थे। परंतु वहां जल की अत्यंत कमी थी। श्रद्धालुओं को पानी के लिए 5-6 मील दूर जाना पड़ता था। मालोजी ने इस कठिनाई को समझते हुए पर्वत पर ही एक विशाल जलाशय बनवाया। उन्होंने इस कार्य पर खूब धन खर्च किया और इसके पूर्ण होने के उपरांत एक भव्य ब्राह्मण भोज का आयोजन किया, फकीरों को भी दान दिया और वहां धर्मशालाओं का निर्माण कराया ताकि तीर्थयात्रियों को विश्राम की सुविधा मिले। इतना ही नहीं, मालोजी ने वेरुल के पुराने जर्जर कृष्ण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और उसके निकट एक सुंदर तालाब भी खुदवाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न स्थलों पर कुएं, तालाब और जलाशयों का निर्माण कराया तथा मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर उदार दान दिया। इस प्रकार मालोजी ने न केवल अपने भाग्य को नया रूप दिया, बल्कि अपने धर्म और समाज के कल्याण के लिए भी एक मिसाल कायम की। मालोजी भोसले की धार्मिक आस्था और उदारता की गूंज पूरे इलाके में फैल गई थी। उन्होंने जिस प्रकार से धर्म कार्य में धन लगाया और समाज के लिए जन कल्याणकारी कार्य किए, उससे वे न केवल एक धनी व्यक्ति बल्कि एक महान और धर्मपरायण पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनके परोपकारी कार्यों ने उनके यश में 4 चांद लगा दिए। अब मालोजी ने अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को साकार करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करना शुरू कर दिया था और उनकी सेना में अब 10 से 1200 घुड़सवार हो चुके थे। अपनी शक्ति बढ़ाते हुए उन्होंने एक बार फिर जाधवराव से उनकी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु जाधवराव ने इस प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया। वे इस रिश्ते को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के विरुद्ध मानते थे और इसे एक तरह का गैर बराबरी का मेल समझते थे। मालोजी ने जाधवराव के इनकार का प्रतिकार करने के लिए उनके क्षेत्र पर हमले शुरू कर दिए। उन्होंने निम्बालकरों के साथ भी संपर्क साधा और उन्हें मनाने में सफल रहे कि वे अपनी 2000 घुड़सवारों की फौज के साथ मिलकर जाधवराव के घमंड को तोड़ने में सहयोग करें। निम्बालकरों की सहायता से मालोजी ने योजनाबद्ध ढंग से जाधव की जागीर पर आक्रमण और लूटमार शुरू कर दी, लेकिन जाधवराव ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तब मालोजी ने एक विचित्र रणनीति अपनाई। निम्बालकरों की सेना के साथ मालोजी और विठोजी श्रीगोंदे पहुंचे। वहां से उन्होंने अपनी तोपखाना और भारी सामान छोड़ दिया और तेजी से निम्बदेवाड़ा घाट के रास्ते गोदावरी नदी पार की और नेवासे गांव के पास पहुंचे। वहां उन्होंने 2 सुअरों को मारकर उनके गर्दन में एक पत्र बांधा, जिसमें निजाम शाही सुल्तान के नाम एक याचिका लिखी थी।
इस याचिका में मालोजी और विठोजी ने अपनी व्यथा का वर्णन किया था। कैसे जाधव राव ने अपनी पत्नी और घर की स्त्रियों के कहने पर अपनी बेटी का विवाह उनसे तोड़ दिया, कैसे उन्हें अपनी सेवा से निकाल दिया गया और कैसे उन्होंने निम्बालकरों की शरण लेकर अपनी आहत प्रतिष्ठा का बदला लिया। इस पत्र के अंत में उन्होंने आगे और भी बड़े स्तर पर उत्पात मचाने और इस्लाम के पवित्र स्थलों का अपमान करने की धमकी भी दी। जब यह समाचार निजाम शाही सुल्तान के पास पहुंचा तो वह क्रोधित हो उठा, परंतु उसका गुस्सा जाधव राव पर फूटा। उसने जाधव राव को दरबार में तलब किया और डांटते हुए कहा कि एक बार बेटी का रिश्ता तय करने के बाद उसे तोड़ना न केवल अनुचित बल्कि अपमानजनक भी है। सुल्तान ने उसे समझाया कि एक परिवार के झगड़े को इतना बढ़ाना कि सार्वजनिक संपत्ति और धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचे, यह सरासर मूर्खता है। अंत में सुल्तान ने जाधव राव को सख्त आदेश दिया कि वह अपनी हठधर्मिता को छोड़ दे, मालोजी से संधि करे और अपनी बेटी का विवाह भोसले परिवार में करवाकर इस विवाद का अंत करे। जाधव राव ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका विरोध इस रिश्ते के खिलाफ इसलिए है क्योंकि भोसले परिवार और उनके परिवार की सामाजिक हैसियत में अंतर है। यदि यह अंतर न होता तो वह इस विवाह का समर्थन करते, क्योंकि रक्त और जाति के आधार पर दोनों परिवारों में कोई दूरी नहीं है। उनका मत था कि उनकी बेटी का विवाह ऐसे परिवार में होना चाहिए जिसकी प्रतिष्ठा और संपत्ति उनके समान हो। जैसे ही जाधव राव ने अपनी आपत्तियां सुल्तान के सामने रखीं, सुल्तान को यह एहसास हुआ कि जाधव को दी गई विशेष प्रतिष्ठा और अधिकार ने उन्हें अहंकारी बना दिया था। अब यदि उन्हें उनके घमंड से नीचे लाना है तो एकमात्र उपाय यही है कि मालोजी भोसले को बड़े ओहदे और सम्मान से नवाजा जाए। यह विचार किसी चमत्कार से कम न था। सोचने वाली बात यह है कि भोसले भाइयों ने जो कदम उठाया था वह सामान्य परिस्थितियों में उन्हें मौत की सजा दिला देता, परंतु उस समय निजाम शाही सल्तनत का समय संकटपूर्ण था। एक ओर मुगल सम्राट अकबर अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत अहमदनगर सल्तनत को निगलने की कोशिश कर रहा था। मुगल सेनाएं हर दिन अहमदनगर की सीमाओं को कुतर रही थीं और ऐसे में सल्तनत को टिकाए रखने के लिए मराठा सरदारों का एकजुट होना आवश्यक था। यदि इस नाजुक समय में सुल्तान मराठा सरदारों के बीच फूट डालते या उन्हें दंडित करते तो वे सीधे मुगलों के पाले में चले जाते। हर एक मराठा सरदार की नाराजगी मुगलों की ताकत को बढ़ा देती और निजाम शाही सल्तनत की कमजोरियों को उजागर कर देती। यही सोचकर सुल्तान ने बहुत सोच समझकर एक अप्रत्याशित और चौंकाने वाला फैसला लिया। वे मालोजी और विठोजी को सम्मानित करेंगे। सुल्तान ने भोसले भाइयों को दरबार में बुलाया और बड़े आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। मालोजी को राजा की उपाधि दी गई और 12,000 घुड़सवारों का मनसब, सैन्य पद प्रदान किया गया। साथ ही उन्हें शिवनेरी और चाकण के किले और उनके आसपास का क्षेत्र भी भेंट स्वरूप दिया गया ताकि वे इन इलाकों का प्रबंधन कर सकें। इसके अलावा उन्हें पूना और सूपा की जागीर भी प्रदान की गई। विठोजी को भी 12,000 घुड़सवारों का मनसब दिया गया। यह अद्भुत घटना मार्च 1604 में घटित हुई। इस निर्णय ने न केवल भोसले परिवार की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई दी, बल्कि महाराष्ट्र के इतिहास में भी एक नया मोड़ ला दिया। यही वह क्षण था जिसने मराठा शक्ति के भविष्य की नींव रखी। अब जब सुल्तान ने स्वयं मालोजी का पक्ष संभाला और उसे अपने दरबार में ऊंचा दर्जा दिया, तो जाधव के लिए अब और कोई विकल्प नहीं रहा। सुल्तान ने दोनों पक्षों को आदेश दिया कि वे अपने परिवार और संबंधियों के साथ दौलताबाद आएं। वहां राजा के सान्निध्य में धूमधाम और भव्यता के साथ विवाह संपन्न हुआ। इस बात से कि सुल्तान स्वयं विवाह समारोह में उपस्थित थे और उन्होंने इस आयोजन में व्यक्तिगत रुचि दिखाई, दरबार के सभी ओमरा बिना किसी अपवाद के वहां शामिल हुए। ऐसे शाही और औपचारिक माहौल में शाहजी और जीजाबाई का विवाह संपन्न हुआ। मालोजी ने इस महाआयोजन पर कोई कसर नहीं छोड़ी और इस शादी को अपने जीवन का सबसे बड़ा गौरव माना। उन्होंने ओमरों के लिए भव्य भोज का आयोजन किया और ब्राह्मणों तथा फकीरों को बड़े दान दिए। यह विवाह अप्रैल 1604 में संपन्न हुआ। मालोजी ने न केवल अपने उद्देश्य को प्राप्त किया,
बल्कि साथ ही मनसब और राजा का उपाधि भी हासिल की। विवाह के बाद अब मनसबदार और निजाम शाही राज्य के एक प्रभावशाली सेनापति बन चुके राजा मालोजी ने उन संकटपूर्ण समयों में राज्य को महत्वपूर्ण सेवाएं दी। अपनी बहादुरी और प्रतिभा के कारण वह शीघ्र ही दरबार में प्रभुत्व स्थापित करने में सफल रहे। युद्ध के कठिनतम अभियानों में मिली उनकी सफलता ने राज्य के प्रति उनकी कृतज्ञता को और बढ़ा दिया। हालांकि मालोजी को यह उच्च पद पहले केवल इसलिए दिया गया था क्योंकि सुल्तान जाधव की हठ धर्मिता से तंग आ गया था, लेकिन यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि वे सम्मान पाने के योग्य थे। अब राज्य के अधिकारी सभी महत्वपूर्ण मामलों में उनकी सलाह लेने लगे। उनके सौम्य और मिलनसार स्वभाव के कारण वे दरबार के अन्य उच्च अधिकारियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने में भी सफल रहे। शाहजी भी अपने पिता के साथ दरबार में नियमित रूप से जाते थे। उनका आकर्षक रूप रंग, साहसी व्यक्तित्व, गहरी समझ और विनम्र व्यवहार ने सुल्तान और दरबार में सभी का दिल जीत लिया। वे जल्द ही पर्सोना ग्राटा बन गए, यानी वे सभी के प्रिय और सम्मानित व्यक्ति बन गए। मालोजी ने अपने उच्च मनसब और बढ़ती प्रतिष्ठा का 15 वर्षों तक आनंद लिया। इस दौरान उनकी सत्ता और प्रभाव राज्य में निरंतर बढ़ता गया। वे दरबार के प्रमुख ओमरा और सत्ताधारियों के बीच सम्मानित और लोकप्रिय व्यक्ति बन चुके थे। अंततः वर्ष 1619 में मालोजी का देहांत हो गया। निजाम शाही सुल्तान ने उनके सभी जागीर और सम्मान उनके पुत्र राजा शाहजी को सौंप दिए। इस प्रकार शाहजी ने पिता के पद और अधिकार ग्रहण कर राज्य में अपने प्रभाव की नींव मजबूत की।